नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कविन सचान। पड़ोसी देश म्यांमार एक बार फिर सैन्य शासन के बीच बड़े संकट में घिरा हुआ है। म्यांमार में वहां की सेना ने बीती 1 फरवरी को स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को हिरासत में लेकर तख्तापलट कर दिया और इस सैन्य तख्तापलट के बाद से देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी लोकतांत्रिक सरकार को वापस बहाल करने की मांग कर रहे हैं, तो सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और अब तक की इस हिंसा में 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इन सब के बीच बड़ी संख्या में म्यांमार के लोग देश भी छोड़ रहे हैं। इसके चलते शरणार्थी संकट भी खड़ा हो सकता है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने म्यांमार संकट पर चिंता जताते हुए हिंसा और निर्दोष जनता की मौत की आलोचना की और शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल खोजने पर बल दिया। म्यांमार में ऐसा नहीं है कि पहली बार तख्तापलट हुआ हो या पहली बार इस तरीके की हिंसा नजर आ रही हो। म्यांमार के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो साफ पता चलता है कि इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने लोकतांत्रिक सरकार हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष देखा है और जब जब यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार बनी है, कुछ ही वर्षों के बाद यहाँ पर सेना ने वहाँ कब्जा किया और तख्तापलट किया है। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि आखिर मौजूदा हालात क्या हैं और किस तरीके से म्यांमार का इतिहास तख्तापलट या सैन्य शासन के साथ लोकतांत्रिक सरकारों का दौर चलता रहा है और वहां की जनता के लिए किस तरीके से ये मुश्किलें कभी बढ़ती रही हैं तो कभी लोकतांत्रिक सरकारों के साथ वो वापस रास्ते पर लौटती नजर आई है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार सर हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी अध्यक्ष हैं CIPOD GNU से, आपका स्वागत है सर। शुरुआत अशोक सर आपसे करना चाहूंगा। अगर हम मौजूदा संकट को देखें जो कि 1 फरवरी को शुरू होता है, क्या इसकी पृष्ठभूमि नजर आती है और किस तरीके से 1 फरवरी से लेकर अब अप्रैल के महीने तक ये जो तख्तापलट के बाद सड़कों पर जनता का रोष या विरोध प्रदर्शन है और वहीं दूसरी ओर सैन्य शासन की ओर से उसे सख्ती से दबाने या कुचलने की रणनीति है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट्स में भी कहा, ये पहली बार नहीं है जो वहां पर तख्तापलट हुआ है। अगर हम देखें, जब जनवरी 1948 के बाद म्यांमार, तब उसे बर्मा जाना जाता था, बर्मा को आजादी मिली ब्रिटेन से, तो उसके बाद वो ज्यादा उसने अपनी अवधि मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर ही गुजारी है। और अभी यहाँ पर हालात थोड़े सुधरने लगे थे। 2011 से थोड़ा सुधार आ गया था। उसके बाद 2015 में वहां पर चुनाव हुए और उसकी बनिस्बत वहां पर 2016 में नई सरकार बनी जो कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उनकी आंग सान सू की जो उसकी लीडर हैं, उनके उसमें अध्यक्षता में। परंतु फिर भी वहां का जो संविधान है 2008 का, उसमें ये लिखा गया है जो अगर कोई ऐसा वहां पर सिटीजन है, नागरिक है म्यांमार का, जिसकी या तो कोई ब्लड रिलेटिव है जो कि फॉरेनर है, तो ना तो वहां के राष्ट्रपति बन सकते हैं, ना प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ना कोई और ऊंचा पद वो संभाल सकते हैं। तो इसीलिए आंग सान सू की को अपनी ही पार्टी की किसी और को राष्ट्रपति बनाना पड़ा और स्वयं उन्होंने एक नया पद वहां पर क्रिएट किया जिससे स्टेट काउंसिलर, परंतु वो प्रधानमंत्री का ही उनको ओहदा था और विदेश मंत्री का भी पदभार वो संभालती थी। उसके बाद बहुत उतार चढ़ाव हुए 2015 से लेकर 2016 से जब ये सरकार आई 2020 तक, और फिर इलेक्शन हुआ 2020 नवंबर में। अब उस इलेक्शन को लेकर उसका जो उस पार्लियामेंट ने अपनी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी करनी थी 1 फरवरी को, उसी दिन सुबह को ये कू डिक्लेयर किया गया। हालांकि वहां के जो सीनियर जनरल हैं मिनोंग लैंग, उन्होंने कहा जो ये उन्होंने नहीं कहा, कू का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा इमरजेंसी है, इमरजेंसी का पूरा उनको अधिकार है, जो अगर वहां पर हालात खराब होते हैं तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। परंतु मैं कहूंगा जो ये बिल्कुल इमरजेंसी को जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो बिल्कुल भी मिलता नहीं था। तो तख्ता पलट किया गया है और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहां पर जनता सड़कों पर उतर आई है। 2 चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा आखिर में। एक तो जो ये मिलिट्री थी, जो वहां की सेना थी, शायद उसने बिल्कुल सोचा नहीं था जो वो उसका जो ऐलान होगा, जो हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं 1 साल के लिए,
उसका ऐलान का नतीजा इतना निकलेगा, जो लोग आते ही जाएंगे सड़कों पर। 500 से ज्यादा आपने बताया है, 520 का आंकड़ा बताया जा रहा है, उतने लोग मारे गए हैं, परंतु फिर भी इसके ऊपर कोई शिथिलता आती नहीं दिख रही है, कोई कमी आती नहीं दिख रही है। तो प्रश्न उठता है, जो उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा उन्होंने मेरे विचार से इसलिए किया, वहां की सेना ने, जी। क्योंकि उन्होंने देखा जो नवंबर 2020 में जो चुनाव हुए हैं, उसमें एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और सांस सूची की जो पार्टी है, उनको जितने मत मिले थे 2015 में, उससे ज्यादा उनको मत मिले हैं। और ये वाली जो मिलिट्री बैक्ड पार्टी है, यूएसडीपी, यूनियन ऑफ सॉलिडारिटी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी, तो उसको जो पहले 2015 में मिले थे, उससे भी कम मिले हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत होता था, जो मिलिट्री की, सेना की वहां पर जो महत्व है म्यांमार में, वो आगे कम होता जाएगा, और ऑंग सान सू की की पार्टी को ज्यादा वहां पर प्रभुत्व मिलेगा। तो वो और मिलिट्री का जो दर्जा है, जो रोल है, जो उनका वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो दखल है, उसको और कम करते रहेंगी। तो इसीलिए वहां पर जो सीनियर जनरल मिनोन लैंग है, वो ये नहीं चाहते थे, जो जैसे कहा जाए बिल्कुल एकदम उनका महत्व खत्म कर दिया जाए। तो जी। उन्होंने देखा जो उनके पास और कोई चारा नहीं है, और उन्होंने ये कू किया, जिसका नाम उन्होंने इमरजेंसी दिया। कविंद जी। स्वर्ण सिंह सर, जो अगर हम म्यांमार के इतिहास को देखें और 1948 के बाद जब उसे स्वतंत्रता मिली, महज 10 साल के भीतर 1958 में पहली बार सेना वहां पर सत्ता में आती है। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला मैं देख रहा था, चाहे उसके बाद 1962 की बात हो या फिर जब भी तख्ता पलट हुआ है, सेना हर बार किसी न किसी, या तो किसी छोटी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी एक ग्रुप के जरिए सेना ने सत्ता पर काबिज होने की कोशिश की है। इस बार का जो coup है, इस बार का जो तख्ता पलट है, इसके पीछे क्या कॉम्बिनेशन, क्या बड़े फैक्टर आपको लगता है? क्योंकि इससे पहले के तख्ता पलट में कई बार ऐसा भी रहा है कि जनाक्रोश के सहारे भी सेना ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा था। कविंद्र, आपने सही कहा कि शुरू के कुछ सालों को छोड़ दें तो म्यांमार में, जिसे पहले बर्मा कहते थे, जी। हमेशा से सेना का पूरा जो है कंट्रोल रहा है वहां की राजनीति में। ज्यादातर प्रत्यक्ष रूप से सीधा शासन रहा सेना का, और कभी कभी जैसे आपने कहा कि या तो एक मुखौटा जैसे कोई राजनीतिक दल को बनाकर परोक्ष रूप से शासन रहा सेना का। और उस लगातार चलते प्रभाव में अब पहली बार, जैसे एम्बेसडर सज्जनहार ने अभी कहा, कि पिछले करीब 10 साल में सच में कुछ लोकतंत्र का असर वहां नजर आने लगा था, और उसका ज्यादातर जो श्रेय है वो आंग सान सू की को जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी मानी नेता है एक तरह से। तो उसमें सेना को ये लगा, जब ये नवंबर में इलेक्शन हुए, कि इतना बड़ा बहुमत मिला है एनएलडी को, नेशनल डेमोक्रेटिक लीग को, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को, कि शायद वो वहां के संविधान में कुछ फेरबदल करने में अब सक्षम हो सकते हैं। तो ये चिंता सेना को लगातार हो रही थी, और 1 फरवरी को जब वहां की संसद का पहला सम्मेलन होना था, यहाँ सभी चुने हुए नेताओं को शपथ ग्रहण करना था, तो उसी दिन उन्होंने, अब देखें कि सभी को एक तरह से कैद कर लिया, डिटेंशन में रखा, और तब से लगातार वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। और आपने जैसे कहा कि आंकड़े जो सुनने में आ रहे हैं वो 526 से लेकर 537 के बीच में, जो 1 फरवरी के बाद प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई है सेना की गोलीबारी को लेकर, ये अपने आप में एक बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा कर सकती है। क्योंकि इसलिए बहुत कम लोग शायद ध्यान देते हैं कि म्यांमार एशिया का 10वां सबसे बड़ा देश है, और करीब 5.5 करोड़ की आबादी वाला है, और पहले भी ये शरणार्थियों की समस्या पूरा क्षेत्र जो है वो झेलता रहा है। आप देखें 2019 में ही पड़ोसी देश बांग्लादेश में करीब 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थी आकर शरण लिए हैं। तो ये वहां जो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि वहां है म्यांमार में, उन्होंने कहा कि ये लगातार चलते हिंसा के दौरान उनको लगता है कि एक आंतरिक युद्ध की तैयारी पनप रही है, और आंतरिक युद्ध हो सकता है।
इसीलिए कल ही आप देखें कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने इसका ध्यान लिया और कहा कि इसको जो संकट है, जो हिंसा है, उससे वो बहुत नाराज हैं और उसकी उन्होंने निंदा की और ये भी कहा कि और भी कड़े कदम लेने के लिए हम तैयार हैं। तो जब भी इस तरह का संकट, किसी क्षेत्र में संकट खड़ा होता है कि पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है और अस्थिरता वो उस देश से बाहर दूसरे देशों तक जा सकती है, तो संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले उम्मीद होती है कि कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। पर ये निंदा करना, भर्त्सना करना शायद अभी तक लगा है कि काफी नहीं है। तो बहुत से देश ये भी उम्मीद करते हैं कि क्योंकि म्यांमार अब आसियान देशों का सदस्य है 1997 से, तो क्या आसियान कुछ कर सकता है? पर आसियान भी बिल्कुल नाकाम नजर आता है, क्योंकि आसियान आपस में ही अंदरूनी तरीके से बंट चुका है। केवल दो बड़े देश जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो मुसलमान लोगों का बहुमत है यहाँ पर, इंडोनेशिया और मलेशिया, उन्होंने उसको एक तरह से उसकी निंदा भर्त्सना की है और कहा है कि वहां जो लोकतंत्र है वो वापिस आना चाहिए। पर दूसरे बड़े देश, सबसे अहम है पास का पड़ोसी देश थाईलैंड, जहां 2014 में ऐसा ही सैनिक टेक ओवर हुआ था, सेना ने टेक ओवर किया था पावर का। वो बिल्कुल उसको जो म्यांमार में हो रहा है वो कहते हैं उनकी अंदरूनी बात है और बाहर के देशों को उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उसके साथ साथ फिलीपींस, वियतनाम, ये सब चुप हैं। तो इस वक्त मुझे लगता है कि उम्मीद ये है कि जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, उन्होंने अपने 12 मार्च के शिखर सम्मेलन में ये कहा था, आपको याद होगा, कि यहाँ लोकतंत्र को बहाल करने की और लोकतंत्र की जो उत्साह है उसको वापस लाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि बटे हुए आसियान और बड़ी दूर और शायद बहुत ज्यादा व्यस्त सुरक्षा परिषद को आप थोड़ा ध्यान ना भी दें, तो मुझे लगता है कि आज ज्यादा उम्मीद जो है वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के जो शिखर सम्मेलन हुआ है, ये 4 देश इस क्षेत्र में जो लोकतंत्र को लेकर मूल्य हैं उनको बढ़ावा किस तरह से देना चाहते हैं और म्यांमार की समस्या को किस तरह से सुलझाना चाहते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित होने वाला है। क्योंकि ये समस्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सेना बहुत सक्षम है। और छोटी सी आखिरी बात ये कहना जरूरी होगा इस वक्त कि पहले भी इस तरह से कू हुए हैं, सेना ने पहले भी तख्ता पलटा है, पर आज की सेना जो है वो बहुत ही अहम तरीके से जुड़ गई है पूरे विश्व के साथ। विश्व का निवेश वहां है, व्यापार वहां है और सेना का जो ताकत है वहां, वो उनके संविधान के चलते भी बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत आसान नहीं होने वाला कि प्रदर्शन चलते वहां के सेना जो है वो लोकतंत्र को बहाल कर देंगे। मुझे लगता है ज्यादा उम्मीद आज बाहर के क्षेत्रीय संगठनों से है और जापान से। जैसे है, जापान आज सबसे ज्यादा निवेश वहां कर रहा है। आप सोचें कि जापान वहां के अंदरूनी, वहां जो अंदरूनी जो घटक हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे वो कचिन नेशनल आर्मी हो या दूसरी इस तरह के जो घटक हैं, उनका सेना के साथ बातचीत कराते रहे हैं पहले भी। तो जापान मुझे लगता है क्षेत्र में आज सबसे ज्यादा वहां प्रभाव दिखा सकता है और क्वाड का मेंबर है। और ऑस्ट्रेलिया ने और अमेरिका ने बहुत ज्यादा जोर शोर से निंदा और भर्त्सना की है जो हो रहा है म्यांमार में। तो उसके चलते क्षेत्रीय संगठन शायद वहां ज्यादा प्रभाव ला सकते हैं कि लोकतंत्र को किस तरह से बहाल कराया जा सकता है। और क्षेत्रीय संगठनों में मुझे लगता है क्वाड का प्रभाव ज्यादा है और क्वाड एक उम्मीद बनाता है कि शायद क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के जो 4 देश हैं वो मिलकर कुछ करना चाहें तो वहां कुछ शांति बहाल की जा सकती है और लोकतंत्र को वापस लाया जा सकता है। राइट सर, लेकिन एक चीज जो मैं समझना चाहूंगा अशोक सर, क्योंकि 1974 अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब पहली बार नया संविधान वहां पर लागू हुआ और उसके बाद इस तरह की प्रक्रिया कई बार अपनाई गई है, लेकिन हर बार इस तरह की आशंका या इस ताकत के साथ संविधान को बदलने की कोशिश की गई है जहां पर लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा मजबूत हो सके। लेकिन हर बार जब भी इस तरह की बात होती है उसके बाद तख्ता पलट की आशंकाएं बढ़ी हैं और कई बार ये सक्सेसफुल रही हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या आज के दौर में भी वहां पर, जैसा कि स्वर्ण सिंह सर ने कहा, जो सेना है वो इतनी कैपेबल और इतनी ज़्यादा पावरफुल नज़र आती है लोकतांत्रिक शक्तियों के विरोध में, उनके सामने खड़े होकर, कि वो इसे अपने आप अंजाम दे सके। और दूसरा ये कि फिर जो नेबरिंग कंट्री है जिनका निवेश बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, जापान जैसे देश है, उनका रोल और भूमिका इस वक्त किस तरीके से और कैसे आप देखते हैं? जी, मैं आपके दोनों प्रश्न का उत्तर दूंगा और पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखिए, वहां पर निवेश जो यहाँ के पड़ोसी देश है उनका बहुत ज्यादा है।
ये गलत है। जो जापान का सबसे ज्यादा निवेश है, ये ठीक तथ्य नहीं है। सबसे ज्यादा वहां पर है सिंगापुर का, उसके बाद है दूसरे नंबर पर है चीन का, और जापान का कहीं 4.5 बिलियन आता है, उसके नीचे मलेशिया का आता है 2.5 बिलियन, और फिर भारत का है करीब 1.2 1.5 बिलियन। तो इसीलिए आप देखते हैं जो आपके आसियान के देश, क्योंकि उनका ज्यादा यहां पर बहुत निवेश है, इसीलिए वो ज्यादा इसके बारे में बोलते नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा, जो अगर हम यहां पर शांति लाने की बात करते हैं, डायलॉग स्टार्ट करने की बात करते हैं, तो मेरे विचार से यहां पर क्वाड का कोई रोल नहीं है। एक तो चीज है, क्वाड अब सिक्योरिटी डायलॉग नहीं रह गया है, अब उसको क्वाड फ्रेमवर्क कर दिया गया है। उसका जो टाइटल है वो भी बदल दिया गया है। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग 2004 में कहा जाता था, अब 2020-21 में जो हम बात कर रहे हैं वो क्वाड्रिलैटरल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी से कहीं आगे बढ़ गया है। हमने देखा है जो पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें भी हमने वैक्सीन बात की है, क्लाइमेट चेंज बात की है, इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज बात की है, तो केवल उसको सिक्योरिटी पर बनाने का कोई वो नहीं है। दूसरी बात है, क्वाड में बहुत ज्यादा अंतर है जो हर एक देश के पोजीशंस का, क्योंकि ये जो 3 और देश हैं, इन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं म्यांमार के ऊपर। भारत ने सैंक्शंस नहीं लगाए हैं, भारत सैंक्शंस नहीं लगाएगा। भारत ने जो कहा है, उसने कंडेम किया है वायलेंस को, उसने कंडोल किया है जो भी लॉस ऑफ लाइव्स हैं, उसने कहा है डायलॉग स्टार्ट होना चाहिए, और भारत ने कहा है हम आसियान के साथ मिलकर काम करेंगे। तो इसीलिए आगे जो रास्ता है वो आसियान के साथ मिलकर काम करने का है। मेरे विचार से जापान को भी इसमें मिलाया जा सकता है, क्योंकि जापान का भी निवेश यहां बहुत ज्यादा है और जापान का प्रभाव वहां पर बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आसियान, जापान, भारत, ये सब जो देश हैं मिलकर, आखिरी बात इसके बारे में मैं यही कहूंगा, हालात बहुत बदल गए हैं, क्योंकि मिलिट्री के पास, और वो मैं आपके पहले प्रश्न का अब उत्तर देता हूं कविन जी। देखिए, मिलिट्री के पास पावर तो बहुत ज्यादा है, परंतु जो वहां की जनता है उसने लोकतंत्र को चख लिया है। लोकतंत्र में जो फ्रीडम्स हैं, जो उनको सहूलियतें मिली हैं, जो चाहे इन्वेस्टमेंट है, जो चाहे जॉब्स हैं, जो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप है, वो उनको सब मिला है। उन्होंने देखा है 2011 से शुरू किया जाए या 2016 से शुरू किया जाए, उसको वो वापस नहीं देना चाहते। तो इसीलिए मिलिट्री ने तख्तापलट पहले भी किया है। आपने बिल्कुल ठीक बताया, 1974 में जब वहां पर जनरल नीवन थे, उन्होंने नई कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए। जब 1988 में इतने ज्यादा वहां पर उपद्रव हुए, डेमोन्स्ट्रेशन हुए, तो नीवन को हटना पड़ा। हालांकि वो पीछे से बैकडोर से वो इसको गाइड करते रहते थे, परंतु उनको वहां से हटना पड़ा। 1990 में जो इलेक्शन हुआ, वो केवल वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए नहीं था इलेक्शन, इसमें भूल नहीं करनी चाहिए। वो इलेक्शन था एक ऐसी कमेटी बनाने के लिए जो कि वहां का संविधान बनाए, परंतु एनएलडी ने इतनी ज्यादा वहां पर बहुमत हासिल किया, जो उनको ऑंग सान सू की को 1990 से लेकर 2010 तक करीब 15 साल तक उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। परंतु अब के जो हालात हैं वो बड़े अलग हैं। एक आपको सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, सभी कुछ है, और वहां की जो जनता है वो बिल्कुल भी इसको कामयाब नहीं होने देगी। आखिरी चीज मैं ये कहूंगा, जो देखिए जो दूर में ये देश बैठे हैं, और जो है आपके क्वाड के हैं, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ये सैंक्शंस लगा सकते हैं। सैंक्शंस के अलावा कुछ नहीं, पर सैंक्शंस हमने देखा है इतना इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए मैं तो ये कहूंगा, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने बुधवार को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा है, उसको हमको लेकर आगे फॉलो करना चाहिए। वही रास्ता है न केवल भारत के लिए परंतु इस क्षेत्र के लिए, वहां पर शांति बहाल करने के लिए। स्वर्ण सिंह सर, क्योंकि अगर मैं जो अब तक बयान सामने ऑफिशियल तौर पर आए हैं, जो सैन्य प्रमुख हैं मिन ऑंग लाइंग, 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अनाउंस की हैं। पहली चीज़ ये उन्होंने कहा कि क्योंकि संविधान का उल्लंघन हो रहा था, और संविधान का अगर उल्लंघन होता है तो फिर उसे हटा देना चाहिए, और उन्होंने इसको लेकर 1962 यानी 1962 और 1988 का एग्जाम्पल दिया है। साथ वो ये भी कहते हैं कि देश में चुनाव कराए जाएंगे,
चुनाव अभी हुए थे, नतीजे हम देख रहे थे, उसके बाद दोबारा से चुनाव, ये जो दोनों बातें हैं ये वाकई सिर्फ और सिर्फ क्या एक मुखौटा भर नजर आ रही हैं फिलहाल स्थिति को शांत रखने के लिए, पब्लिक को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए, या फिर इसके पीछे जो तर्क हैं उसमें कुछ दम भी है? देखिए, सेना ने जब तख्ता पलटा है इस बार, तो उसने पिछले जो उदाहरण थे उससे कुछ सीख भी ली है। हम्म। इसीलिए उन्होंने शुरू से ही, अब नहीं, जब इलेक्शन हुए तब से ही लगातार सेना ने कहा कि इस चुनावों में बहुत गड़बड़ी हुई है और उसको सुधार करने की जरूरत है। और बहुत से इस तरह के जो केसेस थे वहां की सुप्रीम कोर्ट में भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इस तरह की गड़बड़ नहीं हुई है चुनाव में, और जो चुनाव हुआ है वो सही चुनाव हुआ है। तो ये लगातार जो सेना ने बात उठाई है कि चुनाव ठीक नहीं हुए हैं, वो शुरू से ही उन्होंने ये बात को कहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने फिर सभी को बंदी बनाया है। पहली बात तो ये कि जो बड़े नेताओं को उन्होंने बंदी बनाया है उनके ऊपर उन्होंने चार्जेस भी बताए हैं कि चाहे वो कितने भी छोटे या साधारण चार्जेस हों, पर उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि उनको क्यों नजरबंद किया गया है। दूसरा ये उन्होंने कहा कि चुनाव 1 साल के अंदर करवाए जाएंगे, ये उम्मीद बंधाई है उन्होंने। और चाहे वो फिर से एक मुखौटा जैसी कोई राजनीतिक दल खड़ा करें या ना करें, पर उन्होंने अपने आप को एक डेडलाइन दिया है। वो अपने लोगों को, पूरे विश्व को बताने की कोशिश की है कि ये डेडलाइन है हमारी। और जैसा पहले भी कहा गया कि सेना लगातार बहुत प्रभावशाली थी। ऐसा नहीं कि चुनाव होने से सारी जो ताकत थी वो दूसरे चुने हुए नेताओं के हाथ में चली गई थी, नहीं, ऐसा नहीं था। इस संसद में जो चुनी गई है उसमें भी 1/4 से ज्यादा जो प्रतिनिधि थे वो सेना के ही नॉमिनेट होने थे इसमें। तो सेना लगातार प्रभावशाली रही है इसमें। अशोक सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन छोटा सा मेरा सवाल है, क्योंकि वक्त कम है। पीपल्स असेंबली जो है म्यांमार में, ये नींव इसकी कहा जा रहा है कि कमजोर है, क्योंकि 10 साल की शुरुआत के बाद ही यहाँ पर तख्ता पलट की कोशिशें शुरू हुई और सक्सेस रही हैं कई बार। कैसे ये रोग दूर हो सकता है और कैसे पीपल्स असेंबली की नींव मजबूत हो सकती है? जी, मैं जो कहना चाह रहा था, मैं उसी आपके प्रश्न के उत्तर में ही मैं कह दूंगा। देखिए, इसकी जो नींव है 2008 का जो संविधान है उसमें रखी गई है, और उसमें यह कहा गया है जो 25% वहां के जो लोअर हाउस है और जो अपर हाउस है उसमें 25% आर्मी के पास रहेगा, उनके जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उनके पास रहेंगे। उसके अलावा जो 3 सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, चाहे वो होम हो, चाहे वो डिफेंस हो या बॉर्डर मैनेजमेंट हो, वो हमेशा आर्मी के पास रहेगा। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, जो अगर आप वहां पर कुछ भी संशोधन चाहते हैं संविधान में, तो आपको 75% से ऊपर आपको लेना पड़ेगा। 75% से कम से आप संशोधन नहीं ले सकते। मतलब अगर 25% आर्मी के पास है तो आपके पास कभी भी 75% तो आपके पास मेंबर पार्लियामेंट होंगे ही नहीं। तो इसीलिए वहां पर वो आर्मी का इतना जोर है, दबदबा है। परंतु फिर भी ये सब देखते हुए अगर हम इसको ठीक करना है तो कहीं ना कहीं संविधान को हमें बदलना होगा, और यही ऑंग सान सू की ने कहा था, जो आगे चलते हुए उनको वो इसमें संविधान में बदलाव लाएंगी, जिससे कि आर्मी का जो वहां पर जितना प्रतिशत है 25% से 15% कर दिया जाए अगले 5 साल में, उसके बाद और 5% कर दिया जाए। तो इसीलिए आर्मी का जो प्रभुत्व है वो कम हो जाएगा। आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, देखिए, क्वाड जो प्रोफेसर स्वरण सिंह कहते जा रहे हैं उसमें होगा, अभी आगे का समय आएगा तो वो हमें देखना होगा। यहां पर आसियान की क्रेडिबिलिटी पर सवाल चिन्ह है। उनका जो तरीका है जिसे वो कहते हैं आसियान वे, वो ठीक है, उसमें बिल्कुल बहुत ही दरार पड़ चुकी है। परंतु अगर हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक में सेंट्रलिटी हो आसियान की, तो उनको दे विल हैव टू, जिसे कहा जाता है, स्टेप अप टू द प्लेट। उनको अपनी क्रेडिबिलिटी को करना पड़ेगा, और वो मिलकर अकेले नहीं कर पाएंगे। भारत जापान उनके साथ मिलकर करेगा। क्वाड का मेरे ख्याल से इसमें कोई रोल नहीं है, और क्वाड कुछ भी इसमें नहीं कर पाएगा। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और म्यांमार संकट क्या है, उसके जड़ें कहां तक फैली हुई हैं, और उसका इतिहास किस तरीके से रहा है, और कैसे इस रोग से म्यांमार
छुटकारा पा सकता है, ये हमारे दर्शकों को समझाने और बताने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।